और हर नए दिन एक नई क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज, इतने सारे एक्सचेंजेस, क्या करना है इतना सबका? की बात करें तो बिटकॉइन मेरे पास में भी है, लेकिन मैं उसको कभी सेल नहीं करने वाला। सतोशी नाकामोटो ने इन सब चीजों के लिए तो बिटकॉइन का इन्वेंशन नहीं किया था। और भी नीचे आया, बीच में तो 23-24 लाख पे भी आ गया था, और नीचे आएगा। और कब एग्जैक्टली आपको खरीदना चाहिए उस समय मैं आपको बताऊंगा। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझाऊंगा। एंड तक मेरा यह दावा है कि आपको बिटकॉइन से जुड़ी हुई सारी चीजें 100% समझ जाएगी। नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट क्लास बन गया है जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। बिटकॉइन जो कि लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप कुछ महीने पहले ही देखें तो उसकी वैल्यू कुछ 7-8 लाख रुपए थी। अगर आप कुछ साल पहले देखें तो उसकी वैल्यू लाखों में भी नहीं थी, सिर्फ हज़ारों में थी। और रिसेंटली अगर इसी महीने अगर आप देखें तो 50 लाख 40 लाख से वैल्यू नीचे 23-24 लाख पे भी आई थी, और अभी फिर से 30 लाख के ऊपर है। तो ये जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्या सतोशी नाकामोटो जो इसके फाउंडर है, इन्वेंटर है, क्या उन्होंने इसीलिए बिटकॉइन को जन्म दिया था? बाकी भी जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में, क्या इन सब चीज़ों से ही हमें हमारा नया डिसेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम मिलने वाला है, या ये सिर्फ एक बबल बन के एक दिन सब खत्म हो जाएगा? इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन सारे फैक्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में हम किन किन चीज़ों पे ऊपर फोकस करने वाले। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सतोशी नाकामोटो के बारे में, कि उन्होंने कब और कैसे बिटकॉइन का इन्वेंशन किया। फिर हम देखेंगे कि उसके पीछे का उनका पर्पस क्या था। और वीडियो के एंड में मैं आपको सतोशी नाकामोटो के बारे में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होगा, और ये जानना आपके लिए सही में काफ़ी फैसिनेटिंग होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे 5 प्रॉब्लम्स की जो क्रिप्टो करेंसीज आज के डेट में फेस कर रही है। उसमें से पहला है फ्रैगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एसेट क्लास, जिसमें मैं एक डॉट कॉम बबल के साथ में उसको कंपेयर करूंगा, जिससे ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इतनी सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उसका कंपैरिजन हम करेंगे फिएट करेंसी के साथ में, मतलब जो हमारा इंडियन रुपीस का सिस्टम है उसके साथ में। और एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको उसके बाद दूंगा, जिससे ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके चलते हुए वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी जो बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्कैम्स जो हो रहे हैं इसके चलते हुए उसके बारे में बात करेंगे। और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं हैं जिस उसका क्या इफेक्ट हो रहा है वोलेटिलिटी के ऊपर, उसकी बात करेंगे। बाद में फोर्थ पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में हम बात करेंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स है एक आम आदमी को ये सारी चीज़ें समझना। फिर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर माइनिंग, माइनिंग में मतलब व्हाट इज़ माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वहाँ से शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, और एक साल में बिटकॉइन कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये सब के बाद एंड में हम बात करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस क्या है। जो भी प्रॉब्लम्स हमने कोट किए हैं इसके हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। पहला है कंसोलिडेशन, जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में मैं बात करूँगा स्टीकिंग एंड कॉइन बर्न प्रोसेस की। एंड में हम बात करेंगे जो टोटल एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, जिसको मैनेज किया जाता है, जिसके चलते हुए ये सारी चीज़ें होती है। ये सारा एकदम आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मेरा दावा है कि वीडियो के एंड तक आपको बिटकॉइन से जुड़ी हुई इफ़ नॉट ऑल लगभग 80% चीज़ें तो आपको समझ जाएंगी फॉर श्योर। और एंड में जो सतोशी नाकामोटो का एक सीक्रेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सतोशी नाकामोटो एक जापानीज नेशनल थे। उन्होंने 2007 में बिटकॉइन का कोड लिखने की शुरुआत की। उसके बाद अगस्त 2008 में उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ में मिलकर bitcoin.org इस वेबसाइट को
फॉर्म किया और बाद में अक्टूबर 2008 में उन्होंने फाइनली वाइट पेपर लिखा बिटकॉइन का और उसका नाम उन्होंने दिया बिटकॉइन द पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मतलब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर कर सकता है। अब आप कहेंगे कि आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है वो भी पीयर टू पीयर ही है, क्योंकि अगर आपको किसी और को पैसे भेजना है या कुछ एसेट्स भेजना है तो वो भी आप पीयर टू पीयर करते हैं। मतलब किसी के गूगल पे के अकाउंट से आप किसी और को गूगल पे में पैसे भेजते हैं या पेटीएम में भेजते हैं तो वो भी पीयर टू पीयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में जो हम आज करते हैं उसमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, यानी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम कौन है? वो है हमारा बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसके ऊपर आता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो कि उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है इसको रिमूव करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने एक डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क की स्थापना की, बिटकॉइन का इन्वेंशन किया। अब इसके पीछे का पर्पस जो था वो ये था कि एक ऐसा सिस्टम दिया जाए दुनिया में जो हर देश में एप्लीकेबल हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम जब अमेरिका जाए तो हम डॉलर्स में पैसे कन्वर्ट करें, हम अगर यूके जाए तो पाउंड्स में पैसे कन्वर्ट करें और उसके बीच में ट्रांजैक्शंस की फ़ीस भी हम देते हैं। हम सब चाहेंगे कि क्यों ना पूरे दुनिया में एक ही करेंसी रहे, और क्यों ना अगर हम किसी यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हैं या कहीं न्यूजीलैंड में बैठे हुए कोई बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं तो हमें सेम रेन्यूमिनेशन मिले, सेम सैलरी मिले और जो हमारी करेंसी है वो भी सेम रहे। इस पर्पस से बिटकॉइन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन आज के डेट में क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो क्या सतोशी नाकामोटो ने जिस मोटिव से इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पीयर टू पीयर नेटवर्क को इन्वेंट किया, क्या वो पर्पस अभी सॉल्व हो रहा है या हम कहीं और ही डायरेक्शन में निकल गए हैं? और क्या पता ये जो भी अभी चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में इसका क्या एंड होगा। तो 5 प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज, उसकी बात करते हैं। पहला है फ्रैगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एसेट क्लास। अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और बात करते हैं डॉट कॉम बबल की। 1990s में जब इंटरनेट का एडवेंट हुआ था, नया नया था इंटरनेट, उस समय यूएस के सारे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक डॉट कॉम कंपनी खोलना चाहते थे। बहुत सारी इंटरनेट की कंपनीज खुली, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो लिस्ट भी हुए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में, और हर जगह पर एक डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रैगमेंटेड जो एक डॉट कॉम कंपनीज का स्ट्रक्चर था वो फॉर्म हुआ। और एंड में क्या हुआ, 2000 साल में ये सारा जो है कोलैप्स हो गया और डॉट कॉम बबल इस नाम से आज हम इस पूरी प्रोसीडिंग्स को जानते हैं। लेकिन 2001-2002 से फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हुई और कंसोलिडेट हुई, और आज हम जानते ही हैं कि इंटरनेट क्या रोल प्ले करता है हम सबके लाइफ में। तो इंटरनेट कोई बुरी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके पीछे ये जो एक बबल फॉर्म किया गया, जो ये एक स्पेकुलेशंस किए गए, उसके चलते हुए प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। वैसे ही आज क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सब एक टेक्नोलॉजी यानी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके विपरीत आज क्या हो रहा है कि आज हर कोई स्पेकुलेशन में लगा है, और इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज और इतने सारे जो एक्सचेंजेस बन चुके हैं जिससे कुछ भी चीज़ क्लैरिटी से समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। तो ये जो फ्रैगमेंटेड सेक्टर बन चुका है क्रिप्टो करेंसीज का, ये इसका पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि देर आर टू मेनी क्रिप्टो करेंसीज, मतलब हर नए दिन एक नई क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। हजारों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज और उनके एक्सचेंजेस बन चुके हैं। जब इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज और एक्सचेंजेस बनेंगे तो ऑब्वियसली सभी को प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम क्या होगी, इसके लिए कंपेयर करते हैं उसको फिएट करेंसी से।
फिएट करेंसी यानी जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है, यानी जो सिस्टम है हमारा, उसको फिएट करेंसी कहा जाता है। जो हमारा आईएनआर का सिस्टम है, रुपीस का या फिर यूएस डॉलर्स का या फिर पाउंड्स का, इसको फिएट करेंसी कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है? आज आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में इंडिया में, तो आप सिर्फ रुपीज़ लेके जाते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस कर दिया, फिएट करेंसी को अगर क्रिप्टो करेंसीज ने रिप्लेस कर दिया, तो अगर आपको दुकान में जाकर के कुछ खरीदना है, तो क्या आप 10-15 क्रिप्टो करेंसीज अपने वॉलेट में लेके जाएंगे? आप बिटकॉइन भी लेके जाएंगे, इथेरियम भी लेके जाएंगे, आप डैश भी लेके जाएंगे, आप बाइनेंस कॉइन भी लेके जाएंगे, आप डोज कॉइन भी लेके जाएंगे, रिपल भी लेके जाएंगे। इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज तो आप साथ में नहीं लेके जा सकते। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज फिएट करेंसीज को रिप्लेस कर देगा, यानी मेन स्ट्रीम जो हमारा करेंसी सिस्टम है, अगर उसको क्रिप्टो करेंसीज का फॉर्म लेना है, तो फिर हमें इतनी सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ 3-4 भी रहेगी तो भी ठीक है, या मैं तो कहता हूँ अगर एक ही करेंसी रहती है सेंट्रलाइज्ड, तो भी काम बन जाएगा। सतोशी नाकामोटो का जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको किसी इंटरनेट स्टोर के ऊपर में, ऑनलाइन में कोई चीज़ खरीदनी है, या समझ लीजिए आपको अगर ट्राउज़र्स ही खरीदने, पैंट्स खरीदने हैं समझ लीजिए, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है लगभग 10 डॉज कॉइन की। लेकिन आपके पास में तो डॉज कॉइन है नहीं, आपके पास में है रिप्पल। आपके पास में फ़र्ज़ करिए कि कुछ 5 रिप्पल पड़े हुए हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे? आपको सबसे पहले आपका जो रिप्पल है उसको इथीरियम में या बिटकॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि इथीरियम और बिटकॉइन ये जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं और सारे एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट करते हैं। तो आप पहले डोजेकॉइन को कन्वर्ट करेंगे इथीरियम या बिटकॉइन में, वहाँ से आपको कुछ इथीरियम या बिटकॉइन मिलेगा, और फिर वो बिटकॉइन इथीरियम को आप कन्वर्ट करेंगे डॉज कॉइन में, और फिर आप वो पैंट खरीदेंगे। तो यहाँ पर 2 एडिशनल और ट्रांजैक्शंस जुड़ जाते हैं। पहले आपका रिपल से इथेरियम करना, इथेरियम से डॉज कॉइन करना, और उसके ऊपर आपको एक्सचेंज के ऊपर में फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो जो पैंट खरीद रहे हैं हम, या जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, वो हमें एडिशनल कॉस्ट में लगेगा, और उसके ऊपर से जो एक हैसल फ्री प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंसोलिडेट करें और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ है उसका हम एक सोल्यूशन निकालें। ये जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, तब इस प्रॉब्लम को कैसे काउंटर किया जाएगा वो भी हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग इफेक्ट्स। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग चलते रहती है बिटकॉइन में। मतलब आज अगर 30 लाख प्राइस है तो 35 लाख हो जाएगा कल, या नीचे आ जाएगा 20 लाख पे। ये सब चीज़ें स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की वजह से चलती है। तो इससे क्या होता है, वोलेटिलिटी आ जाती है। वोलेटिलिटी मतलब प्राइस का बहुत ऊपर जाना और एकदम से बहुत नीचे चले जाना, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। वोलेटिलिटी अगर रहेगी तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कहा जाता है अंग्रेजी में कि वोलेटिलिटी इज़ द एनिमी ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे रहेगा तो एडॉप्शन के लिए भी प्रॉब्लम होगा। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे पास में एक ऐसी चीज़ रहे जिसकी वैल्यू हो सकता है हम कल सुबह अगर उठें तो उसकी वैल्यू आधी हो जाए, या शायद रहे ही ना, या बहुत कम हो जाए। कोई भी ऐसा प्रकार का वोलेटिलिटी नहीं चाहता हमारे लाइफ में, राइट। दूसरी चीज़ जो हो रही है इससे, वो है स्कैम्स बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जो ओवरनाइट गायब हो गए हैं। हालांकि रिसेंटली ये सारी चीज़ें होना कम हुआ है, लेकिन हुआ है काफ़ी बार। और हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ का जो पैसा है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इस बात में मैं कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ को हमें दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है या इलीगल चीज़ें जो हैं, क्या ये फिएट करेंसीज़ में नहीं होती थी? जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था तब से इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है। इनफैक्ट फिएट करेंसीज भी नहीं थी, उसके पहले जब बार्टर सिस्टम था तभी भी ये सब चीज़ें चलती ही आ रही है। तो सिर्फ ये कहना कि क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन आने से ये सारा जो ब्लैक का पैसा है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लगता है, ये कहना कुछ हद तक गलत है। क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें जो है, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज, फिएट करेंसीज और किसी बार्टर सिस्टम की मोहताज नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तीसरी जो बात है वो है रेगुलेशंस का नहीं होना। अब कोई भी
वर्ल्ड में सरकार नहीं है जिसके क्रिस्टल क्लियर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के नॉर्म्स या रेगुलेशंस हो। इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया में बीच में बैन लगाया गया था, 2020 में वो बैन को लिफ्ट किया गया। बैन ये लगा था कि आप क्रिप्टो करेंसीज बाय नहीं कर सकते कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस से, और बैंक को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्रिप्टो करेंसीज की एक्सचेंजेस। लेकिन ये बैन लिफ्ट किया गया और आज आप बाय कर सकते हैं, सेल ट्रेड जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इस पीरियड में जब बैन लगा था तभी भी मेरे पास में क्रिप्टो करेंसीज थी, लेकिन वो सेफ थी क्योंकि आप होल्ड करने के ऊपर में कोई बैन नहीं लगा था, सिर्फ नया क्रिप्टो करेंसी खरीदने के ऊपर बैन लगा था। चौथा पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है क्रिप्टो करेंसीज को, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है इसमें एनएफटीज़ है, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान को समझना काफ़ी मुश्किल है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स रहती है, बहुत डिफ़िकल्ट रहती है समझने के लिए, तो उसका एडॉप्शन या उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके लैपटॉप्स यूज़ करते हैं? क्यों नहीं हम यूनिक्स या फिर जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ईज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये स्केलेबल है, इसलिए ये दुनिया में सब तरफ फैला है। ऐसा ही क्रिप्टो करेंसीज़ को एक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको और एक रिलेटेबल एग्जांपल दूँ, तो दुनिया का उसूल रहा है, ह्यूमैनिटी का उसूल रहा है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिसमें हमें कम से कम एनर्जी लगे। और यही एक रीज़न है कि क्यों ह्यूमन बीइंग्स जो है वो 2 पैर पे चलते हैं आज, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि 4 पैरों के ऊपर में चला करते थे जब हम एप्स की दुनिया में थे, लेकिन 2 पैरों पे इसलिए चलते हैं क्योंकि एनर्जी इसमें कंज़र्व होती है, एनर्जी कम लगती है। टॉपिक पे आते हैं। एनर्जी या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अगर कम करना है तो क्रिप्टो करेंसीज को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रॉब्लम्स में आता है इस क्रिप्टो करेंसी के, वो ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए। मतलब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मतलब क्या? क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मतलब क्रिप्टो करेंसीज को मैन्युफैक्चर करना या प्रोड्यूस करना या उनको सर्कुलेट करना। अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की कैसे जाती है? मान लीजिए अगर आपको माइनिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको अगर आपको बड़े स्केल पे माइनिंग करनी है तो आपको तो एक बहुत बड़ा एक हॉल या बहुत बड़ा एरिया जो है वो रेंट पे लेना होगा या ख़रीदना होगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा और उसको आपको कनेक्ट करना है बिटकॉइन के नेटवर्क के साथ में। और ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी CPUs, ये दिन रात इनका एल्गोरिदम जो है वो चलता रहेगा। और दिन रात ये एल्गोरिदम क्यों चलेगा? क्योंकि इन सारे कंप्यूटर्स को मिलके बिटकॉइन के नेटवर्क को या क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना है। मतलब उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए बिटकॉइन का नेटवर्क है, उसके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो नेटवर्क जो है वो अभी भी फुल्ली स्टेबल या फिर फुल्ली आप कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं आया है। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उनको ये कंप्यूटर्स सॉल्व करते हैं। और जब एक इशू सॉल्व हो जाता है या एक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है तो फिर एक ब्लॉक तैयार होता है। और ये एक ब्लॉक को एक बिटकॉइन कहा जाता है। और ये बिटकॉइन किसको मिलता है? जो माइनर है। अगर आपका सेटअप है, आपके कंप्यूटर्स है, आपका पूरा माइनिंग का यार्ड है, तो फिर ये बिटकॉइन आपको मिलेगा और इसको ब्लॉक रिवॉर्ड कहा जाता है। अब इसमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगती है? फ़र्ज़ करिए कि आप जस्ट आपके सादे लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है अगर आप उसको बहुत देर तक यूज़ करते हैं। या बेस्ट एग्जांपल यानी हमारा स्मार्टफ़ोन ही, अगर हम हमारे स्मार्टफ़ोन में बहुत देर तक अगर कुछ कर रहे होते हैं तो वो भी हीटिंग इश्यूज़ देता है। तो अगर इन इन नॉर्मल मशीन्स के ऊपर
अगर एक नॉर्मल काम करते हुए हमें ये हीटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सोचिए कि जो इतना बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो दिन डे इन एंड डे आउट इतना ज़्यादा एल्गोरिदम्स उसके चल रहे हैं, तो वो कितना हीट होगा और उसको कूल करने के लिए भी कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि आइसलैंड जैसा जो देश है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ऐसे देश क्रिप्टो माइनिंग के लिए बेस्ट जगह है और काफ़ी सारे माइन यार्ड्स वहाँ पर भी है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअल में कितनी है, इसका कुछ फिगर हमें समझना चाहिए। एक साल में बिटकॉइन के माइनिंग के नेटवर्क को 110 टेरावाट आवर्स की बिजली लगती है। अब ये 110 टेरावाट आवर्स जो है, ये मेरे समझ में तो आया नहीं और किसी के भी समझ में आएगा नहीं कि ये कितना है, इसलिए मैंने एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लिया है। तो 110 टेरावाट आवर्स यानी उतनी बिजली होती है जितनी एक छोटे देश जैसे स्वीडन या फिर मलेशिया, इन देशों को लगती है एक साल के लिए। मतलब इन छोटे देशों की एक साल की बिजली इज इक्वल टू बिटकॉइन की एक साल की बिजली। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर हम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। ऐसी कितनी सारी ढेरों क्रिप्टो करेंसीज है, और सारी क्रिप्टो करेंसीज आज के डेट में माइन हो रही है, और वो कंप्यूटर्स जो है वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं जैसे हम ये एपिसोड सुन रहे हैं। तो ये हो गए 5 प्रॉब्लम्स जो क्रिप्टो करेंसीज को आज बहुत नेगेटिव फ्रेमवर्क में लेकर के जाता है, और इसके लिए इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, और सतोशी नाकामोटो ने जिस मोटिव से, जिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम से उन्होंने फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस को रिवोल्यूशनाइज करना चाहा था, लेकिन वो चीज़ आज के डेट में तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हमने जिसके बारे में डिस्कशन किया है, इसके सल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? देखिए, कंसोलिडेशन यानी फिर से वही चीज़ हो गई जो 2001-2002 में डॉट कॉम बबल के बाद में हुई थी। काफ़ी सारी छोटी मोटी जो कंपनीज थी वो बड़ी कंपनीज में आकर के मर्ज हो गई, और ऐसा ही कुछ अभी भी हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। जो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज, इतने सारे एक्सचेंजेस बन गए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है तो वो अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज में मर्ज हो जाए और उनको एक्वायर किया जाए, तो फिर हमारे सामने बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज बचेंगी और बहुत कम एक्सचेंजेस बचेंगे। आज स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंजेस हैं। कमोडिटी स्टॉक मार्केट्स करेंसीज में कुछ 4-5-6 ही एक्सचेंजेस है इंडिया में, जिसमें से ही 2-3 ही बड़े हैं, बाकी तो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसीज में भी जब ऐसा होगा, जब कुछ 2-3 एक्सचेंजेस और कुछ 2-3 ही बड़ी करेंसीज बचेगी, तो इसका एडॉप्शन करना सिंपल हो जाएगा। अब अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि यू नीड टू रिमूव द रॉटन एप्पल्स फ्रॉम द फ्रेश वंस, और ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है। अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो लेट्स से कोई छोटा एक्सचेंज है जैसे OKX है, या फिर कोई इंडियन एक्सचेंज जैसे पॉकेट बिट्स है, तो क्यों ना जो बड़े एक्सचेंजेस है वो इनको एक्वायर कर लें। जैसे क्यों ना बेनेंस है, वो एक्वायर कर ले OKX को या फिर पॉकेट बिट्स को, और ऐसी चीज़ें हुई भी है पास्ट में। अब इसका बेस्ट एग्जांपल यानी रिसेंटली वजीरेक्स, जो एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का, उसको एक्वायर किया गया था बेनेंस के द्वारा। बेनेंस एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड। तो क्या हुआ, एक छोटा वजीरेक्स एक बड़े बेनेंस में मर्ज हुआ, उसको उसकी फंडिंग मिली और वजीरेक्स की भी ग्रोथ हुई। वजीरेक्स एज ऑन टुडे लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया में बाय टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब उसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स लिस्टेड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दोनों का भी फ़ायदा हुआ, और जो एंड यूज़र्स हैं जैसे आप और मैं, इनको एक स्टेबिलिटी मिली और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यूज़ करने के लिए। और ऐसी ही
कंसोलिडेशन चल रही है मार्केट्स में, और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो कॉइनबेस जो कि एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उन्होंने टैगोमी, रूटफायर और बाइसन ट्रेल्स जैसे क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है। कॉइनबेस एक एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का जो कि यूएस में स्टॉक मार्केट्स में भी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है। तो वो एक अभी पब्लिक कंपनी बन चुकी है, और वो धर्मा नाम की एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, उसको भी एक्वायर करने वाले हैं और उनकी बात चल रही है। वैसे ही लाइट ईयर जो कि एक क्रिप्टो कंपनी है जो स्टेलर के नेटवर्क के ऊपर में काम करती है, उन्होंने चेन नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है। चेन एक कॉइन भी है। अब बाइनेंस ने, जैसे मैंने कहा कि वजीर एक्स को एक्वायर किया था, और साथ ही में क्रैकन नाम का एक एक्सचेंज है, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज को परचेज कर लिया है, बाय कर लिया है, जिसका नाम है बिट ट्रेड। वैसे ही कॉइन डेस्क ने ट्रेड ब्लॉक को बाय किया। FTX जो कि एक क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, उन्होंने ब्लॉक फोलियो नाम की एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म और मैनेजमेंट एप्लीकेशन को एक्वायर किया। बी हार्वेस्ट जो है वो एक्वायर हुआ टेंडर मिंट के द्वारा। टेंडर मिंट नाम की कंपनी ने बी हार्वेस्ट को एक्वायर किया, और पेपाल ने कर्व को एक्वायर किया। साथ ही में इथीरियम जो है उसमें नए नए हार्ड फोर्क्स या सॉफ्ट फोर्क्स आते रहते हैं। हार्ड फोर्क्स, सॉफ्ट फोर्क्स आना मतलब क्या है कि इथीरियम के जो माइनर्स हैं और इथीरियम को जो यूज़ करते हैं, जैसे आप और मैं, इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन फीस चलती है उसको मिनिमाइज किया जाए। मतलब इस पार्टी का और इस पार्टी का, दोनों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए और एक कॉमन पॉइंट में आकर के समझौता किया जाए जो यूजर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और माइनर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। वैसे ही इथेरियम 2.0 भी लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि काफ़ी सारे छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं वो इथेरियम के नेटवर्क में आ जाएंगे और चीज़ें और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएगी। वैसे ही DCG यानी डिजिटल करेंसी ग्रुप के ओनर, जो कि एक बिटकॉइन बिलियनियर भी है, मिस्टर बैरी सिल्बर्ट, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर करने का प्लान बनाया है, और जिसमें से उन्होंने पहली कंपनी लूनो वॉलेट को बाय कर लिया है। 2020 में ऐसे काफ़ी सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए हैं, जिसके चलते हुए अभी क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है, थोड़ी नॉर्मलसी आ रही है, और वी आर फाइनली सीइंग सम सॉर्ट ऑफ पीस इन दी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। लेकिन 2021 और 2022 में ये चीज़ें जो है ये और भी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ से बढ़नी चाहिए, सो दैट हम जल्द से जल्द एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी सिस्टम इम्प्लीमेंट होता हुआ देखें वर्ल्ड वाइड। अब दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि जो मैनिपुलेट करने वाले काम है, मतलब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई, ये दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, ये दोनों का जो बैलेंस है, वो चेंज होता रहता है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में नहीं, कोई भी चीज़, स्टॉक्स हो, करेंसीज हो, कमोडिटीज़ हो, या आप मान लीजिए दुकान में जा कर के अगर 1 किलो शक्कर भी खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी प्राइस कम ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसका डिमांड और उसका सप्लाई जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रिसेंट एग्जांपल है कोविड के सेकेंड वेव में, जो रिसेंटली जिसके थ्रू हम सब गुजरे हैं। वहाँ पर हम जानते हैं कि दवाइयों की कीमत, खास करके रेमडेसिविर जैसे दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो क्यों हो गई थी? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इतने सारे पेशेंट्स की ज़रूरत बन गई थी रेमडेसिविर, लेकिन उसका सप्लाई जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, और साथ ही में कुछ हद तक होर्डिंग भी हुई है इन सब दवाइयों की, जिसके वजह से इसका सप्लाई कम किया गया और डिमांड बढ़ती गई। इसलिए इन सारे इंजेक्शंस की प्राइस भी जो है वो बढ़ती गई। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझना कि कैसे डिमांड और सप्लाई से प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। तो इसी में एक चीज़ आती है कॉइन बर्न और स्टेकिंग। अब कॉइन बर्न का क्या मतलब है कि कॉइन्स को जो है वो बर्न किया जाता है। सादी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो कॉइन्स को कम किया जाता है माइनर्स के द्वारा, सो दैट उनका जो सप्लाई है वो
कम हो जाए, सप्लाई अगर कम हो जाएगा और डिमांड अगर ऊपर जाएगी तो प्राइस बढ़ जाती है क्रिप्टो करेंसी की या कोई भी चीज़ की। तो कॉइन बर्न का ये जो प्रोसेस है, और साथ ही में स्टेकिंग। स्टेकिंग का क्या मतलब है? स्टेकिंग मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज आपके पास में है उसको आप बाकी पब्लिक के लिए ओपन ना करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ना करें, सर्कुलेट ना करें, कहीं उसको दबा करके रखें। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि होर्डिंग है वो, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग है वो। स्टेकिंग मतलब आप आपके जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको कहीं दबा के रखते हैं, मार्केट में फ्लोट नहीं होने देते, जिसकी वजह से सप्लाई आप कम कर देते हैं और डिमांड अगर बढ़ती है तो फिर प्राइस फिर से बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये माइनर्स के हाथ में ज़्यादा है, माइनर्स ये सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं, यूज़र्स भी कुछ हद तक करते हैं, लेकिन माइनर्स सब पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं। तो अगर ये चलता रहेगा तो वोलेटिलिटी चलती रहेगी, ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो फिर कैसे हम उसको अडॉप्ट करेंगे, कैसे वो हमारे मेन स्ट्रीम मॉनेटरी सिस्टम में आएगा। और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज का सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है उसको मैनेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर रोकनी है तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आने चाहिए, कुछ हद तक कंसोलिडेशन होना चाहिए, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ट्विटराटी आधे से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को गवर्न करते हैं, वो लोग चलाते हैं, ट्विटर के ऊपर लोग क्रिप्टो करेंसीज को चला रहे हैं। इलॉन मस्क जैसा इंसान जो कुछ भी मतलब ट्वीट अगर कर दें तो प्राइसेस ऊपर और नीचे चले जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के ट्वीट करने से ये सब चेंज हो अगर हो जाता है इतना, तो इसमें कितनी रिलायबिलिटी आएगी, कितनी सस्टेनेबिलिटी आएगी, कितनी स्टेबिलिटी आएगी। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके पास जो मान लीजिए लाखों में बिटकॉइंस अगर है, और अगर आप अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कोई बंदा सुबह उठा और अपने ट्विटर के ऊपर गया और उसने कुछ तो भी एक एब्सर्ड चीज़ ट्वीट कर दी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और पूरी की पूरी प्राइस नीचे आ गई। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, राइट? हम तो ये चाहेंगे कि एक स्टेबल सिस्टम हमें मिले जिसके ऊपर हम ट्रांजैक्ट कर पाए। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से भी क्रिप्टो करेंसीज को बाहर निकालना पड़ेगा। किसी के ट्वीट से या किसी के कुछ कहने से ये फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में भी अगर आप देखते हैं जो फिएट करेंसी है हमारी, उसमें इतने फ्लक्चुएशंस नहीं होते, हार्डली 50 पैसा, 1 रुपया, 30 पैसा, इतने फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं जो इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर के जो रेट्स है उसमें, राइट? तो ऐसा एक सिस्टम चाहिए, और किसी के ट्वीट करने से या कुछ करने से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है इंडियन रुपीज़ या फिर यूएस डॉलर्स या फिर पाउंड या जो भी करेंसीज हैं। तो ऐसा सिस्टम अगर मिले तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और वो दुनिया को चेंज करने की ताकत है उसमें। अब कोई भी देश अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहता है, उसमें भी वो इफ्स एंड बट्स में है, मतलब क्लैरिटी से कोई भी देश डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बीच में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि टर्की ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक बैन लगाया। अब बैन किस नेचर का था वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने एक हल्का सा बैन लगाया, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में क्रिप्टो करेंसीज से पेमेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर बैन लगाया। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज बाय करना, सेल करना, होल्ड करना, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी टर्की में ये कर पा रहे हैं लोग। सिर्फ अगर आपको पेमेंट करना है कहीं तो वो नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप कोई और देश से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, वैसे भी आप किसी और को भेज सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ें तो चल ही रही है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनके भी क्लैरिटी से कुछ रेजोल्यूशंस नहीं आ रहे हैं। बीच में इंडियन गवर्नमेंट यानी आरबीआई ने ये भी डिक्लेयर किया था कि उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसकी जो कैपेसिटी है उसको टैप करना है, और एक नई खुद की क्रिप्टो करेंसी भी आरबीआई लॉन्च करने वाला है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कितना वेटेज है। हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। अब इसका एग्जांपल फिर से एक बार मैं आपको देता हूँ कि जैसे इंटरनेट जब आया था, तो जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो बहुत ही बेकार हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, और
इससे पूरी जो दुनिया है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। उससे टेररिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई इंसान अगर यूएस में बैठा है तो वो दुबई या फिर मिडल ईस्ट से कांटेक्ट कर सकता है, कोई किसी से भी कुछ भी शेयर कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, तो ये प्राइवेसी चली जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा इंटरनेट। लेकिन एंड में ऐसा नहीं हुआ। एज ऑन टुडे हो सकता है कि कोई देश जो है वो कुछ इंटरनेट की वेबसाइट्स के ऊपर में बैन लगाए, लेकिन ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर तो कोई देश बैन नहीं लगा पाएगा। हमने देखा भी है कि चाइना में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको बैन किया गया है, लेकिन क्या चाइना ने पूरा का पूरा इंटरनेट को ही बैन कर दिया? नहीं। वैसा ही कुछ हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में भी। हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को कोई देश बैन कर दे या कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए, लेकिन ओवरऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में कोई भी देश बैन नहीं लगाना चाहेगा। अगर एक देश बैन लगा भी देता है और अगर दूसरे देश में चीज़ें प्रॉस्पर हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इस देश को भी यहाँ पर जो चल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो क्रिप्टो करेंसीज जो है इट इज़ हियर टू स्टे। उसके पीछे की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूज़फुल है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, इसलिए वो चीज़ रहेगी। थोड़े चेंजेस आएंगे, इधर उधर चीज़ें होगी, लेकिन एंड में हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाए और कंसोलिडेट हो जाए। और अब बात करते हैं सतोशी नाकामोटो के सीक्रेट के बारे में। जैसे मैंने कहा कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया। वो एक जापानीज़ नेशनल थे और उन्होंने उनके लैब में ये वाइट पेपर लिखा जिसका उन्होंने नाम दिया बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। लेकिन सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी जो है, मतलब वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, ये किसी को भी नहीं पता। लोग ये भी कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो हो सकता है सिर्फ एक इंसान नहीं हो, बट ये बहुत सारे इंसान मिल करके एक नाम दिया गया हो। आज भी रिसर्चर्स जो है वो सतोशी नाकामोटो को ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते ऐसे ही एक इंसान से रिसर्चर्स मिले जिनका नाम था डोरियन नाकामोटो, और ये कैलिफोर्निया के एक फिजिसिस्ट है। दिखने में वैसे ही थोड़ा जापानीज है और उनका सरनेम जो है वो नाकामोटो है, लेकिन उनका नाम जो है वो डोरियन नाकामोटो है। अब रिसर्चर्स का ये कहना है, एलिगेशन उनके ऊपर ये लगा है कि आप ही सतोशी नाकामोटो है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें डिनाई की और उन्होंने कहा कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में और भी इसके ऊपर रिसर्च चलता रहा कि एक्चुअल में इसको इन्वेंट किसने किया, और 2-3 नाम आए, जैसे कि उनमें से एक क्रेग वाइट है और 2-3 नाम आए, लेकिन सब ने सतोशी नाकामोटो होने से इनकार कर दिया। तो सतोशी नाकामोटो आखिर है कौन? सतोशी नाकामोटो एक हाइपोथेटिकल नाम है। इस नाम से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी इंसान का एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं सतोशी नाकामोटो के बारे में, तो उसमें कहा गया है कि ये एक सूडो नाम है, मतलब ये एक काल्पनिक नाम है। और हो सकता है ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये बहुत सारे इंसान, 4-5 इंसान, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 4-5 लोगों ने मिलकर अगर ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का इन्वेंशन किया है, तो इन सब को सतोशी नाकामोटो कहा जाता है। तो we don't know who is Satoshi Nakamoto, but we today know what he has given to this world. Thank you for listening to this episode till the very end. I hope इससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ होगा। अगर वैसा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, and show your love in whichever way you feel comfortable with, and be a part of this family. Thank you, and I'll be seeing you again.